हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। मैं आपके लिए वाई डू वी फॉलो का पार्ट 5 लेके आई हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस माय वीडियो। और आपके लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी टिश्यूज़ के बारे में। लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी ट्रीट इन 2 वेज। इन्फेक्शियस डिसीज को हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं। हम 2 तरीके से मतलब उसको रोक सकते हैं। ये क्या है? फर्स्ट इज बाय रिड्यूसिंग द इन्फेक्शियस एजेंट। कैसे कि इन्फेक्शन एजेंट को हम रिड्यूस कर दें, पहले ही कम कर दें। सेकेंड इज बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज और रिड्यूसिंग द सिम्टम्स। और सेकेंड क्या है कि डिसीज से होने वाले इफेक्ट्स को रिड्यूस कर दें, या फिर अगर जो सिम्टम्स होते हैं उससे जो भी उससे लक्षण दिखाई देते हैं उसको रिड्यूस कर दें। अब जो पहला पॉइंट है कि इन्फेक्शन एजेंट को रिड्यूस करके, ये कैसे पॉसिबल है? इसको हम किससे कम कर सकते हैं? या तो हम एंटीबायोटिक यूज करें या फिर एंटीवायरल। और एंटीबायोटिक के बारे में मैं आपको डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में बता सकती हूँ, तो यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस प्लेलिस्ट। ओके, तो लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। कि अगर हमारा इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो तो उस केस में क्या है, हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। और अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम एंटीवायरल यूज़ करते हैं। ओके, तो अब सिम्टम्स को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इसको भी फर्दर 2 मेथड हैं। पहला क्या है? बाय टेकिंग रेस्ट। हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से रेस्ट करे तो हमारी एनर्जी कंजर्व होगी। जो एनर्जी कंजर्व होगी उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस डिसीज को लड़ने के लिए हमारा कैपेबल हो जाता है। ठीक है। और सेकंड क्या हो गया? बाय टेकिंग मेडिसिन टू रिड्यूस कॉमन सिम्टम्स इफ दैट इज फीवर और पेन। जैसे छोटा मोटा फीवर हो गया हमें या थोड़ा बहुत सर दर्द हो गया तो उस केस में क्या होंगे, मेडिसिन लेके उसको हम रिड्यूस कर लेंगे। अब आपने देखा हो डॉक्टर हमें प्रॉपर रेस्ट करने के लिए क्यों बोलता है, और ये हमें क्या करता है, मेडिसिन देता है कि आपको 5 दिन का ये कोर्स है, आप ये कोर्स कर लीजिएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि 3 दिन बाद हमें लगता है कि हम थोड़े थोड़े ठीक हो गए, तो क्या करेंगे, हम उस कोर्स को वहीं के वहीं स्टॉप कर देंगे। लेकिन गाइस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन बना के देता है कि हमें 5 दिन ये फॉलो करना है, तो अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया है, जो हमारी बॉडी में जो पैथोजन ने अटैक किया है, वो क्या कर लेते हैं, वो शेप चेंज कर लेते हैं अपनी। और गाइस, वो क्या होता है, पहले से भी वर्स बन जाता है और उसके क्या होते हैं, जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसे हमें पूरा फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन जाने से पहले आपने एक कोट सुनी होगी, ठीक है? कौन सी कोट? यही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या है कि हमें ट्रीटमेंट फॉलो करने से पहले, किसी बीमारी का हम ट्रीटमेंट कराएं उससे पहले क्या करें, उसका बचाव भी कर लें, कि उसके प्रिवेंशन मेजर्स को अप्लाई कर लें, उन्हीं को फॉलो कर लें, तो क्या होगा, हम बीमार ही नहीं होंगे, है ना। जब हम इन्फेक्शियस एजेंट को वाया मेडिसिन ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको स्टॉप करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो 3 लिमिटेशंस आती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट, आवर बॉडी फंक्शंस माइट नॉट बी एबल टू रिकवर इजीली। क्या होता है कि हमारी बॉडी उतनी अच्छे से रिकवर नहीं होती। ठीक है, जब हम मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उतनी अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रही होती। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दिस ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, इट कैन अफेक्ट अवर डेली एक्टिविटीज। जो ये ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो उससे क्या होता है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। थर्ड क्या होगा? इन्फेक्शियस डिसीज में ट्रांसफर फ्रॉम ए पर्सन हु इज सफरिंग द डिसीज टू अनदर इन द मीन वाइल ऑफ द ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारी है, जो जिस पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, ओके, तो उससे चांसेस हो जाते हैं कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। तो यही 3 लिमिटेशन है हमारे, इसके जो हम प्रिवेंशन मेजर्स कर रहे होते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन को हम 2 वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज जनरल वेज एंड सेकंड इज स्पेसिफिक वेज। ओके, अब जनरल वेज क्या है, इसको भी हम 2 पार्ट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अब प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर क्या होता है कि हम पहले ही लोगों को जागरूक कर दें। एक्सपोजर मतलब उसको उसके बारे में हम नॉलेज दें, उसके बारे में लोगों को बताएं। जैसे कि आजकल कोविड फैल रहा है, उसके लिए क्या चल रहा है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट जारी की गई है
2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्यों? ये क्या है? प्रिवेंटिव मेजर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोविड को फैलने में हम इजीली रोक पाएंगे। तो इसी तरह पहले इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में लोगों को हम जागरूक कर दें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, हम काफ़ी हद तक उसकी बीमारी को रोकने से बचा पाएंगे। तो वाटर बोर्न डिसीज़ के लिए क्या है कि हम शुद्ध पानी को पिए, है ना, प्योरीफाई वाटर को यूज़ करें, ठीक है, और कंटेमिनेटेड वाटर को हम अवॉइड करें। तो इसके केसेस में क्या होगा, वाटर से होने वाली डिसीज से हम बच सकते हैं। सेकंड क्या है? एयरबॉर्न डिसीज। एयरबॉर्न डिसीज क्या आती है? जो एयर की हेल्प से फैले। अब इसको रोकने के लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी एयर को नीट एंड क्लीन रखें। तो एयर को नीट एंड क्लीन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी के सभी लोग मिलके अपनी भागीदारी इसमें पूरी तरह से निभाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। थर्ड क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज और वाटर बॉर्न डिसीज ऑलमोस्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब बोलोगे आप कैसे? कि जैसे मान लो पानी है, बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो पानी इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पानी है वो कंटेमिनेटेड होगा। अब पानी इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, मॉस्किटोज फैलेंगे, फ्लाइज फैलेंगी, और वो क्या होंगे, वो क्या है, वो वेक्टर्स है। जी मॉस्किटो फ्लाइज है वो क्या है, वेक्टर्स है। अब उसकी वजह से तुम्हारी बीमारियां फैलती हैं। ये मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी किसकी वजह से फैल रही हैं, वाटर स्टोर होने की वजह से फैल रही हैं। तो इस तरह से अगर हम वाटर को अगर स्टोर ना होने दें तो क्या होगा, हमारा वेक्टर से होने वाली डिसीज से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को एक्सपोजर दे के, लोगों को उनके बारे में बता के काफ़ी हद तक उन पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। अब सेकेंड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा तो क्या होगा कि अगर कोई पैथोजन है या इन्फेक्शियस एजेंट है हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये उससे फाइट बैक करेगा, है ना, उससे लड़ेगा तभी तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके लिए ये कैसे पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है अगर हमारी बैलेंस डाइट प्रॉपर होगी, हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर होगी और हम हेल्दी फूड लेंगे। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम को हम डीपली स्टडी कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, इसका रोल क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम क्या है, ये सेल्स का, टिश्यूज का और ऑर्गन का, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेल, टिश्यू और ऑर्गन का नेटवर्क होता है जो कि इकट्ठे मिलके हमारे शरीर में होने वाली डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम किसको, इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम। जिस तरह आर्मी हमारे बॉर्डर पे तैनात होकर हमारे भारी दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, उसी तरह इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी पे जो हमारे भारी ऑर्गेनिज्म है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम इस इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इट डिस्ट्रॉय द डिसीज कॉजिंग जर्म्स इन अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स called WBC. These cells are present in the blood and hence circulate the throughout the body and monitor it. ये क्या करता है कि जो भी हमारे डिसीज कॉजिंग जर्म्स हैं हमारी बॉडी में उसको क्या करता है, ख़त्म करता है। किसकी हेल्प से, स्पेशल सेल की हेल्प से। इन स्पेशल सेल्स को क्या बोलते हैं हम, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। ये सेल्स क्या होती हैं, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ओके, यू डोंट नीड टू वरी। इस ब्लड के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और ये जो हमारी सेल्स हैं ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं और हमारी बॉडी पे मॉनिटर करती है, ध्यान रखती है कि कब हमारी बॉडी में पैथोजन अटैक करना है, कब हमें अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। ओके, अभी फंक्शन कैसे करता है हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब फंक्शन क्या है हमारे इम्यून सिस्टम का, कि जब भी पैथोजेंस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं या ये फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो क्या करता है इम्यून सिस्टम, इनको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, इनको एनालाइज करता है। ठीक है, और क्या करेगा, एंटीबॉडीज को जनरेट करता है, एंटीबॉडी जनरेट करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, इन एंटीजेंस को, इन फॉरेन सब्सटेंस को
लॉक कर देता है, ठीक है, और फिर उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। गाइस, एंटीजेंस, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी के सभी क्या है, एक ही चीज है। ओके, दोस्तों कंफ्यूज मत होना। तो आपको कितने सारे वर्ड जानने को मिल गए, एक ही मतलब ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। अब जो ये एबिलिटी है किसकी, इम्यून सिस्टम की, इन डिसीज को रोकने की, किसकी हेल्प से, एंटीबॉडीज की हेल्प से, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी। ओके, लेट्स डिस्कस द स्पेसिफिक वेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ये जो हमारे स्पेसिफिक वेज हैं ये भी क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो इसको समझने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, आजकल इस बीमारी के बारे में हम सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारी रिसर्च करी गई, इसके लिए वैक्सीनेशन बना चुके हैं हम। तो क्या ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो चुकी है हमारे। लेकिन आज से 100 साल पहले, ठीक है, आज से 100 साल पहले ये बीमारी बहुत बड़ी एपिडेमिक बन चुकी थी। अब एपिडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस क्या है? एपिडेमिक और पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या है? जो ग्लोबली इफेक्ट करे, ग्लोबली। अब ये ग्लोबली जैसे कोविड-19 है, ये क्या हमारे पूरे वर्ल्ड में ही हमारे नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। और एपिडेमिक क्या है? ये पर्टिकुलर एरिया में फैलती है, फिर वो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में ट्रांसफर करती है। तो स्मॉल पॉक्स क्या था, आज से 100 ईयर पहले क्या था, ये एपिडेमिक बन चुकी थी। इनफैक्ट लोग क्या होते थे, आपस में मिलने से डरते थे। क्यों डरते थे? कि ये बीमारी कहीं उनको ना हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप लोगों के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस पर काम किया, लोगों की हेल्प करी, लोगों को नर्च किया ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके। जैसे आज कोविड-19 के लिए लड़ने के लिए सभी डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो इसी तरह अगर एक बार स्मॉल पॉक्स आपकी बॉडी में हो गया तो क्या होगा? ऐसा कहते हैं कि वो बीमारी आपको दोबारा नहीं होगी। क्यों? इसका रीज़न है इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसका बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ओके, अब बेसिक प्रिंसिपल इम्यूनाइजेशन का क्या होता है, लेट डिस्कस। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजन अटैक करते हैं तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, उसको एनालाइज करता है। ओके, और फिर क्या करेगा, अपनी मेमोरी में उसको स्टोर कर लेगा कि अगर ये किस तरह से उसका नेचर है, क्या उसका फीचर है, क्या उसकी एक्टिविटी है, तो उसके बारे में वो अपनी मेमोरी में क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा। क्यों? जब वो वही पैथोजन हमारी बॉडी में सेकंड टाइम अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम उस टाइम पे क्या करेगा कि वो पहले की कंपैरिजन में सेकंड टाइम मोर एनर्जी के साथ, मोर विग्योरसली एक्टिव हो जाएगा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में। और क्या करेगा, उसको उस टाइम पे पहले की कंपैरिजन में उसको इन्फेक्शन को क्या करेगा, कट कर देगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पायलरी एज ए रीजन ऑफ अल्सर। कि अल्सर क्या होता है, हमारे पेट के अंदर वो घाव होते हैं, ठीक है। तो जो हेलिकोबैक्टर पायलरी है वो इसका रीज़न कैसे बना, तो लेट डिस्कस। अ पेप्टिक अल्सर इज़ अ सो वाउंड अकर्स ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो क्या होते हैं, ये वाउंड मतलब ये घाव होते हैं। जो हमारा स्टमक होता है, जो पेट की जो इनर लाइनिंग होती है उस पे ये क्या होते हैं, ये घाव होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, जो कि मतलब बहुत पेनफुल होते हैं। अब पहले ये मानते थे कि जो एसिडिटी होती है हमारे पेट में या उसकी वजह से जो पेन होता है, स्टमक और ड्यूडेनम में जो ब्लीडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है, ठीक है। तो लोगों ने क्या करा कि अपनी लाइफस्टाइल सुधारी, हेल्दी खाना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ, उस पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, तो क्या रीज़न है इसके लिए। तो यही रीज़न जानने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है रॉबिन वैरन। वो क्या थे, पैथोलॉजिस्ट, अब रोग विशेषज्ञ, मीन्स जो डिसीज़ के बारे में स्टडी करते हैं।
तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो पर्थ, PERTH, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, मीन्स ऑस्ट्रेलिया में एक पर्थ जगह थी। रॉबिन वारन वहाँ से बिलोंग करते थे। रॉबिन वारन ने क्या देखा कि जो स्टमक का जो लोअर पार्ट था उसमें क्या थे? कर्व शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। किसमें? जो कि पेप्टिक अल्सर से जो पेशेंट ग्रस्त थे। ठीक है, तो ही नोटिस दैट द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर प्रेजेंट अराउंड द बैक्टीरिया, कि जहाँ पे भी वो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उसके आसपास क्या थे? साइन ऑफ इन्फ्लामेशन थे। मीन्स उसके आसपास क्या थी? रेडनेस थी, स्वेलिंग थी। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है बैरी मार्शल। तो उन्होंने क्या करा, जो ये वारन ने अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकाली कि भाई वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसी को उन्होंने फर्दर डिस्कस करा और उनको इंटरेस्ट आया। तो उन्होंने उन बैक्टीरिया को वहाँ से निकाला और उन पे डीपली स्टडी करी कि भाई एक्चुअली रीज़न है क्या अल्सर के पीछे। तो उन्होंने क्या पाया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे उस पेप्टिक अल्सर का रीज़न है। और अब पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं अगर उन बैक्टीरिया को वहाँ से हम उनको निकाल दें या उनको वहीं की वहीं हम ख़त्म कर दें। ओके, तो इस अचीवमेंट के लिए कि उन्होंने ये रीज़न निकाला कि पेप्टिक अल्सर होते क्यों हैं, किस रीज़न की वजह से होते हैं, तो उनकी इस बड़ी अचीवमेंट के लिए उन दोनों को, किसको? बैरी जे मार्शल को और जे रॉबिन वारन को क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। कब? 2005 में। किस फील्ड में? फिजियोलॉजी फील्ड में। ओके, तो लास्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? गाइस, वैक्सीनेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन का ही एक पार्ट है। ओके, तो वैक्सीनेशन क्या है? ये एक स्पेसिफिक मेथड है किस चीज़ का? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। वैक्सीनेशन कंटेन्स एन एजेंट दैट इज सिमिलर टू द डिसीज कॉजिंग एजेंट। वैक्सीनेशन में जो एजेंट प्रेजेंट होता है वो किसकी तरह दिखाई देता है? उन एजेंट्स की तरह या उन पैथोजेंस की तरह जो हमारी बॉडी में डिसीज़ क्रिएट करते हैं। एज इन एंटर्स आवर बॉडी आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स अकॉर्डिंगली। जैसे ही हम उनको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जनरल प्रिंसिपल इज़ बेसिकली, जो हमारा वैक्सीनेशन है, जो इसका प्रिंसिपल है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है कि इट फूल्स द इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाता है। ओके, कैसे बनाता है? बाय डेवलपिंग अ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट इनटू द बॉडी एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। अब आप कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो उस कोविड को जो वायरस फैला रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे फैल रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, तो उसी के बेस पे वो वैक्सीन बनाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जो ये वैक्सीनेशन है वो क्या करेगा? उस माइक्रोब की तरह उसकी एक्टिंग करेगा, तभी तो वो काम करेगा हमारी बॉडी में। वो बेवकूफ़ कैसे बना रहा है हमारे इम्यून सिस्टम को कि वो इम्यून सिस्टम को लग रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में काम कौन करेगा? वो वैक्सीन करेगा जो कि हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो वैक्सीनेशन है वो क्या कर रहा है? हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बना रहा है। अब क्या है, हमारी मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं, ठीक है, जो अपने अपने टाइम पे जो डिसीज़ थी ये क्या कि बहुत डेंजरस थी, लेकिन अब क्या हुआ? वैक्सीन बनने के बाद इन पर काबू पा लिया गया है। तो जो वैक्सीन अब मार्केट में अवेलेबल हैं इन वेरियस डिसीज़ के लिए, वो कौन कौन सी हैं? जैसे पोलियो की, चिकन पॉक्स की, टेटनस की, वुफिंग कफ की, मिसेल्स की, डायफ्थीरिया की, मतलब इन सभी की वैक्सीन हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि वैक्सीन का कितना बड़ा रोल है। अब फॉर फर्दर स्टडी, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम वैक्सीनेशन का पढ़ लेते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। जो वैक्सीनेशन में ये जो वैका है, ओके, इस वैका को हम लैटिन में क्या बोलते हैं? काउ। ओके, और काउ पॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? वैक्सीनिया। ओके, और कोई हमसे पूछे कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? तो गाइस उसका नेम है एडवर्ड जेनर। ओके, ये वही
साइंटिस्ट है जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्वेंट की थी। ओके लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आप गूगल पे सर्च करते हो कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, तो क्या लुइस पास्टर दिखाता है, लेकिन गाइस लुइस पास्टर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। जो लुइस पास्टर है उसने क्या किया था, वैक्सीनेशन को नाम दिया था, मतलब हु कॉइन द टर्म वैक्सीनेशन। कोई हमसे पूछे कि वैक्सीनेशन का नाम किसने दिया, तब आप उसका आंसर क्या कहेंगे, लुइस पास्टर। ओके एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी। If you have any doubt, तो please mention in my comment section. If this video was relevant and helpful, do leave a like because it motivates us to make more interesting video for all of you. Make sure to comment as well so that we will work on it. At last, make sure to subscribe our channel and become the part of Padhai Puri family. And press the bell icon for all the notification of our latest video. Thank you.